आज जो आप चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, चैप्टर नंबर 4 का अगर आप नाम देखो तो नाम में आपको दो टॉपिक नजर आ रहे हैं। एक को आप बोलते हो मैट्रिसेस, एक को आप बोलते हो डिटरमिनेंट। दोनों अलग अलग चीजें यार। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कितने लोग, स्टूडेंट, टीचर, इन सबको ना इनके रूल्स को कंबाइन कर रहे होते हैं। जो डिटरमिनेंट के रूल हैं उनको मैट्रिसेस में लगा रहे होते हैं। डिटरमिनेंट में आप किसी रॉ से माइनस कॉमन ले सकते हो, कुछ मैट्रिसेस की किसी रॉ से माइनस कॉमन ले रहे होते हैं। तो पहली चीज, क्योंकि मुझे बहुत आइडिया है, पहले ही मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं कि जो रूल आप मैट्रिसेस पे पढ़ो उसको भाई डिटरमिनेंट पे अप्लाई ना, क्योंकि रट्टा नहीं मानना। हर ऑपरेशन, हर टॉपिक अलग होता है एक दूसरे से। आपको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी कि यार क्या मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो डिटरमिनेंट की होंगी। अगर तो होंगी तो लगा लो, लेकिन चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट एक साथ कंबाइन कर दो। ये दोनों अलग अलग चीजें। इनके सिंबल देख के भी, इनके नोटेशन देख के भी आपको पता चलेगा ये अलग चीज है। ठीक है, तो इनको अलग ही ट्रीट समझना। बहुत ही मशहूर एक जो मिस्टेक करते हैं आमतौर पे लोग, कि डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि रॉस को आप इंटरचेंज करो तो नेगेटिव आता है। लोग मैट्रिसेस की रॉस को इंटरचेंज करते हुए माइनस लगा रहे हैं, जो कि सेंस नहीं बनती है उसकी। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना, दो अलग अलग चीजें, इनको मिक्स नहीं करना। सबसे पहली बात, मैट्रिसेस के पोर्शन पे हमने आना है, तो सबसे पहली चीज ध्यान में आती है कि यार मैट्रिसेस आपके फायदेमंद है या नहीं। देखो, हर चीज की कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, आप यूज कर रहे होते हो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ के अंदर जिनकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आपको मैथ में नजर आ रही है, या आप कोई ऐसा चीज है जिसको आप फॉर एग्जांपल प्रूफ करने के लिए यूज कर रहे हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको एप्लीकेशन रियल लाइफ में काफी नजर आ रही होती है। कैलकुलस की मैंने बहुत दफा बताया, इंशाल्लाह इस कोर्स में जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब भी मैं एप्लीकेशन, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बताऊंगा। मैट्रिसेस वो पोर्शन है जिसकी रियल लाइफ बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर मैट्रिसेस को यूज कर रहे होते हो। सबसे पहली बात तो जहन में रखो कि मैट्रिसेस जो है ना, ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट काम मैट्रिसेस का कहां आता है, जहां आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रही है। जैसे आपके पास इक्वेशन होती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया, आप उसको मैट्रिसेस के जरिए से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हो। आपके कंप्यूटर, आपके सॉफ्टवेयर जो है वो मैट्रिसेस के जरिए से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इवन एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिशियन यूज कर रहे होते हैं, मैट लैब के नाम से आता है। तो उसका नाम ही, उसका अगर आप नाम फुल फॉर्म देखो ना, मैट्रिक्स लेबोरेटरी उसका नाम है, मैट लैब। तो उसमें आप हर चीज जो है वो मैट्रिक्स के अंदर इनपुट कर रहे हो, आउटपुट आपको मैट्रिक्स के अंदर मिल रहा है एरेज की फॉर्म में। एरेज एक किस्म की अरेंजमेंट होती है, आपने रॉज एंड कॉलम में अरेंज किया हुआ है, खास किस्म के अरेंजमेंट में आप एरेज बोल रहे होते हो। वो रॉ कॉलम भी मैट्रिक्स हो सकती हैं, या 2x2, 3x3, किसी भी फॉर्म में आपने अरेंज किया हुआ है, तो एरेज का वर्ड आप यूज कर रहे होते हो। तो बहरहाल आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसी भी फील्ड के अंदर आ रही है, आप मैट्रिसेस इस्तेमाल कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स है, हमने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी तो हमें इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट भी पढ़ाए थे, एक दो सब्जेक्ट हमने इलेक्ट्रिकल के भी पढ़े थे। तो उसमें एक बहुत ही मशहूर एक लॉ है जो पढ़ाया जाता है, क्रिचॉफ लॉ उसको कहते हैं। वो क्रिचॉफ लॉ वोल्टेज का भी होता है, करंट का भी होता है। तो उसके अंदर जब आप सर्किट को सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास काफी ज्यादा करंट आया करते थे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम उनको मैट्रिसेस के जरिए से सॉल्व करते थे, गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरीके से भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसको। तो ये एप्लीकेशन आपको नजर आ रही होगी। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप यूज कर रहे होते हो। क्वांटम मैकेनिक्स जो बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल में डील कर रही होती है, वहां पे भी आपको एप्लीकेशन नजर आ जाएंगी। इवन अगर आप ऑप्टिक्स की फील्ड में देखोगे तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये अगर आपने कैलकुलेट करना है, इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आसानी काफी हो जाती है। वैसे अगर आप सॉल्व करो मुश्किल है, मैट्रिसेस किसी चीज को बड़ा आसान कर देता है। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और फील्ड में जाओ, कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में जाओ। आज आप लोग वैसे तो बच्चे बोल देते हैं कि मैथ हमने कहाँ यूज करनी है। ये जो आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं गेमिंग के अंदर, तो गेमिंग्स के अंदर अगर आप देखो तो मैट्रिसेस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि गेमिंग में फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक कार्टून है, तो उस कार्टून के साथ फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में टॉम एंड जेरी देखा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल कार्टून एक टॉपिक होता है जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जिसमें से फॉर एग्जाम्पल एक आपका कार्टून है, ये ट्रांसलेट होकर इस जगह पर आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके कार्टून का साइज बड़ा हो गया एकदम से, पता है कार्टून में देखा है, वो एकदम से मारा किसी को, वो छोटा सा हो गया, एकदम से बड़ा हो गया पूरा। अच्छा, इसी तरीके से कार्टून कभी रोटेट हो गया पूरा। कहने का मतलब ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं कि आप ट्रांसलेट करवा दो उसको कहीं। अच्छा, उसकी रिफ्लेक्शन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक चीज इस तरीके से, तो उसकी रिफ्लेक्शन इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह खड़ा हूं, मेरे इधर मिरर है, तो एग्जैक्ट पीछे मुझे अपना इमेज नजर आ रहा होगा कि यार शीशे के पीछे भी मैं खड़ा हूं इस तरीके से। तो रिफ्लेक्शन आप कहते हो। इसी तरह रोटेशन होता है कि एक चीज को आपने रोटेट कर दिया। अच्छा, स्केलिंग भी होती है। स्केलिंग का मतलब होता है कि एक चीज को आपने बड़ा छोटा कर दिया इस तरीके से। फिर आगे वो शेयर भी आ जाता है उसके अंदर कि आप किसी चीज को डिस्टॉर्ट कर दो इस तरीके से। खैर,
कहने का मतलब है गेमिंग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप मैट्रिसेस के जरिए से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल अब पॉइंट को ना नॉर्मली आप कॉलम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी एक पॉइंट लिखा हुआ ना 2,3, आप उसको कॉलम वेक्टर मतलब वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कॉलम वेक्टर कहते हैं, आप इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस पॉइंट को लेट से रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। ये खास किस्म की मैट्रिक्स है, इसकी जनरल फॉर्म भी होती है, कॉस साइन की फॉर्म में होती है, रोटेशन मैट्रिक्स आप इसको बोलते हो। तो ये जब भी आप किसी पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो ये उसको रोटेट कर देगी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 2 से खत्म हो जाएगी, -1 को 3 से करो -3, इसी तरह 1 को 2 से करो 2, 0 को 3 से करो खत्म। तो अब ये चीज अगर आप ये ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल 2,3 यहां पे होगा कहीं पॉइंट, इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, आपने क्या किया, आपने इसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दिया। मतलब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से एज्यूम कर लो, आपने इसको रोटेट करके आप 90 डिग्री यहां पे लाए होगे कहीं, ये -3,2 यहां पे कहीं होता है, -1 -2 -3 और 2 यहां पे होगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, आप इसको ज्वाइन करो, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इनके दरमियान 90 एंगल बन रहा है। तो आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट को रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब ये रोटेशन जो हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है जो गेमिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रोटेट कर सकते हो किसी चीज को, इसी तरह आप उसको रिफ्लेक्ट करवा सकते हो अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, एज्यूम कर लो एक्स एक्सिस पे मिरर है, यही पॉइंट है ना 2,3, अगर मुझे इसको रिफ्लेक्ट करवाना है अबाउट एक्स एक्सिस, मैं क्या करूंगा, इसको इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जरा देखना क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को 2 से करो 2, 0 को 3 से करो खत्म, 0 को 2 से करो, माइनस को इससे करो -3, ये 2 -3 कहां पे नजर आएगा, ये 2 है, -1 -2 -3, एग्जैक्ट आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। अगर मैं इसको फिलहाल ज्वाइन कर दूं, ये पॉइंट यहां पे है, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन यहां पे। रिफ्लेक्शन का मतलब इस तरह समझ लो कि अगर एक्स एक्सिस पे मैंने एक शीशा रखा हुआ, जैसे एज्यूम कर लो आप खुद एक जमीन पे एक शीशा पड़ा हुआ है और आप ऊपर खड़े होकर देख रहे हो, तो आप कैसे लगेगा कि शीशे के नीचे से भी आपको कोई देख रहा है, रिफ्लेक्शन इस तरह नजर आ रही है। एग्जैक्ट वही है कि एज्यूम कर लो ये एक्स एक्सिस पे मिरर है, जो पॉइंट ऊपर है एग्जैक्ट आपको नीचे नजर आ रहा है। रिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट को अगर आपने एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाना है, तो उसकी जो वाई वैल्यू उसको आप नेगेटिव कर देते हो। जैसे 2,3 था तो ये क्या हो गया -3। तो ये आप किसके जरिए से कर रहे हो, मैट्रिसेस के जरिए से कर रहे हो। ये सब जितने भी प्रोसेस है, इसी तरीके से आप रिफ्लेक्ट वाई एक्सिस के अबाउट भी इसको करवा सकते हो, बस यहाँ पे -1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो। इसी तरीके से प्रोजेक्शन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर में देखते हो तो 3D की चीज को अगर आपको दिखाना है 2 डायमेंशनल मॉनिटर के ऊपर, तो प्रोजेक्शन मैट्रिसेस भी आप यूज कर रहे होते हो। इसकी फॉर एग्जांपल सिंपल सी है, अगर ये 2,3 पॉइंट को मुझे प्रोजेक्ट करवाना है फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ये मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर आपके पास जस्ट 2,0 आ रहा होगा, और आप देख सकते हो 2,0 यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो एग्जैक्ट आपने इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया एक्स एक्सिस के अबाउट। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर मैट्रिसेस का बहुत लेना देना होता है। आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस यूज करते हो और उसके जरिए से चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो, वो रोटेट हो सकती है, रिफ्लेक्ट, इसी तरह स्केलिंग मैट्रिक्स भी होती है, इसी तरह शेयर मैट्रिक्स भी होती है, डिस्टॉर्शन आप कह दो उसको। तो यहाँ पे आपको काफी एप्लीकेशन नजर आ रही होती है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपने ये सुना होगा कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, जाहिर सी बात है शुरू में सर्च इंजन बना है, तो यहाँ पे आपने काफी इंप्रूवमेंट की है। शुरू में इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ सर्च करता हूं, तो सब पेजेस, फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज लिखी है कि व्हाट इज मैट्रिसेस, अब सब पेजेस ने उसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा पेज मुझे ऊपर दिखाया जाएगा, वेब पेज, कौन सा दूसरे नंबर पे दिखाया जाएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे दिखाया जाएगा, तो उसको आप कहते हो पेज रैंक एल्गोरिथम। जिसके अंदर आप मैट्रिसेस यूज करते हो, उस मैट्रिक्स का खास नाम होता है प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, आप उसको कहते हो। तो अगर स्टॉक हो तो सर्च कर लेना, तो वहां पे भी मैट्रिक्स का आपको रोल नजर आ रहा है, प्रोबेबिलिटीज आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखी हुई होती हैं और पेज रैंक एल्गोरिथम में यूज हो रहा होता है। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है जिसको आप कहते हो क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता था कि अगर आपने कोई मैसेज सेंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो सेंड कर रहा हूं, तो अगर मैंने वीडियो में किसी को सीक्रेट मैसेज भेजा है तो वो तो पकड़ा जा सकता है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज डेफिनेटली इसका मॉडर्न वर्जन आ गया होगा, लेकिन मैं आपको यूज बता रहा हूँ कितना अच्छा यूज है ये मैट्रिक्स का, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है, वीडियो पकड़ी जा सकती है, सुन लेगा, या तो मैं कोई लैंग्वेज ऐसी बोलूं, लेकिन आप सब लैंग्वेज को ट्रांसलेटर मिल सकते हैं आपके, कोई ऑडियो मैसेज भेजो उसमें मसला हो जाएगा कि कोई मेरी बात पकड़ सकता है। तो उसका मतलब एक इंपॉर्टेंट तरीका निकाला था, उसमें होता क्या था कि आप अपना मैसेज जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में भेजते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैसेज लिखना है ना, आप जो अल्फाबेट्स हैं, जो 26 अल्फाबेट है इंग्लिश के,
26 ही है ना शायद, तो उनको आप नंबरिंग दे दो। फॉर एग्जाम्पल ए को 1 बोल दो, बी को 2 बोल दो, सी को 3 बोल दो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम लिखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को मैसेज भेजना चाह रहा हूँ साद लतीफ, साद लतीफ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, ये सीक्रेट मैसेज है, मैं नहीं चाह रहा कोई पढ़े इसको। तो अब मैंने हर लेटर को ना नंबरिंग कोई ना कोई मतलब नंबर दिया होगा उसको। एज्यूम कर लो, अब मैं अभी टाइम लगेगा, मैं अपनी तरफ से रैंडम बोल देता हूँ कि एस को मैंने नंबर दिया हुआ फॉर एग्जाम्पल 14, ए को नंबर 1 दिया हुआ है, अगेन ए को 1 दिया हुआ है, डी को 4 दिया हुआ है, इसी तरह एल को लेट से मुझे नहीं पता एल किस नंबर पे आता है अल्फाबेट पे। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो मैंने इसको 10 नंबर दिया हुआ है, ए को 1 दिया हुआ है, टी को एज्यूम कर लो फॉर एग्जाम्पल 20, आई को फॉर एग्जाम्पल 11 कर लो, और एफ को फॉर एग्जाम्पल आप 6 कर लो फॉर एग्जाम्पल। और जहां पे स्पेस होती है इसको फॉर एग्जाम्पल मैं 0 से डिनोट कर देता हूं। अब ये मेरे पास पूरा जो साद लतीफ है उसको मैंने नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इनको भी करना कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, आप गेस कर सकते हो कि यार क्या नंबरिंग क्या उसने की हुई होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये मैसेज नहीं भेजते, हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? आप लिखोगे 14, अब आपकी मर्जी है, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप भेज सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने 14 लिखा, फिर आपने 1 लिखा, फिर ये 1 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है, फिर 10 है, फिर 1 है, फिर 20 है, फिर 11 है, और फिर 6 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मजीद एक लेटर बच, एक डिजिट बच रहा होता, उसके साथ में मजीद एक्स्ट्रा 0 लगा देता, मतलब यहाँ 0 का मतलब स्पेस है ना, तो आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो। खैर आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर ये आपको भेजना है, अभी नहीं आप भेजोगे, आप इसको क्या करोगे, इनक्रिप्ट कर दोगे। कैसे? आप इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तगड़ा काम है कि मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसको 2 by 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एज्यूम कर लो अब ये मुझे पता है मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिसको मैं भेज रहा हूं उसको पता है मैं किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितनी 5 रॉज है, 2 कॉलम है ना, तो इसके कॉलम और इसकी रॉज बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप इस मैट्रिक्स को इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी, इसका मतलब आपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया। अब वो उसको अगर आप पता भी चल जाए, वो इसको डिकोड नहीं कर सकता जब तक उसको ये की कह लो, या ये जो मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई किया इसको पता ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई अजीब सी मैट्रिक्स होगी, मैं भेज दूंगा। अब मेरा मैसेज जो है वो सिक्योर हो गया। अब जिसके पास मैट्रिक्स जाएगी वो क्या करेगा, वो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देगा। ये रिवर्स काम कर रहा है वो। इस मैट्रिक्स को आपने इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये चेंज होगी थी, अगर आपने इस मैट्रिक्स से दोबारा इसमें आना है तो वो क्या करेगा, उसको की पता होगी, जो भी की है ना वो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे वो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो रिवर्स में आपको ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है, इसको क्रिप्टोग्राफी आप कह रहे होते हैं। तो वहां पे भी आपको इसकी एप्लीकेशन नजर आ रही होगी। इसी तरीके से और भी बहुत सी एप्लीकेशन है। इकोनॉमिक्स में आप यूज कर रहे हो तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए, जियोलॉजी में आप यूज कर रहे होते हो सेस्मिक सर्वेस करवाने के लिए, और भी बहुत सी चीजें। अब जाहिर सी बात है मेरी फील्ड नहीं है तो मैं इतनी डिटेल में नहीं बता सकता आप लोगों को। अच्छा, इसी तरीके से रोबोटिक्स, आजकल बच्चे बड़ा बोलते हैं सर रोबोटिक्स में जाना है, इधर एआई में जाना है, फलाने में जाना है। तो रोबोटिक्स में अगर आप देखो कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक आर्म है उसका, तो आप उसको किसी रोबोट को ट्रांसलेट करवा रहे हो या उसको आर्म के अबाउट रोटेट करवा रहे हो, अगेन वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने आपको दिया था। तो रोबोटिक्स के अंदर मैट्रिसेस आपकी काफी यूज होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, रोबोट को ट्रांसलेट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, और भी काफी इसमें चीजें होती हैं। तो यहाँ ये सब बताने का मकसद ये कि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि मैट्रिसेस जो है ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के अंदर जिसकी रियल लाइफ बहुत एप्लीकेशन नजर आएंगी। मैथ में तो है ही एप्लीकेशन, मैट्रिसेस की है, डिटर्मिनेंट्स की है, आप एरिया निकाल रहे होते हो, आप कोलिनियर चेक कर रहे होते हो, आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो। तो मैथ के अंदर तो आपको नजर आ रही है, लेकिन ना सिर्फ मैथ के अंदर, आपको बाकी फील्ड में इस टॉपिक की बहुत सी एप्लीकेशन नजर आ रही है। तो ये वो सब एप्लीकेशन है, मैंने कहा थोड़ा बता दो इंटरेस्ट के लिए, आप लोगों को थोड़ा मजा भी आए। अब जरा हम मैट्रिसेस के बारे में समझते हैं, बाकी चीजें देखते हैं इसकी। मैट्रिक्स, सबसे पहली बात, जैसे आपने सेट के अंदर पढ़ा था कि सेट में आप नंबर्स को लिस्ट कलेक्शन, एक सेट जो थी वो कलेक्शन थी नंबर्स की, कुछ एक दो शरायत होती थी। उसी तरीके से मैट्रिसेस के अंदर भी नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेट ऑर्डर होता है सबका। आप रेंडमली नंबर्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। वो ऑर्डर्स किस तरीके से बताते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है, आपको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नजर आएगी पूरी, वो रेक्टेंगल बन रहा होगा पूरा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल थोड़ा लिख देता हूँ। अगर आपके पास, अच्छा सबसे पहले नोटेशन देख लो, मैट्रिसेस को आप राउंड ब्रैकेट में भी इनक्लोज करते हो या स्क्वायर ब्रैकेट में भी करते हो, दोनों तरीके होते हैं इसके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, तो अभी मैट्रिक्स है, अगर आप देखो तो एक रेक्टेंगल आपको पूरा नजर आ रहा है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में मैंने सब जो डिजिट्स है ना उनको अरेंज किया, एक रेक्टेंगल मुझे नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, अगेन
इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी बना सकता हूँ 1 2 3 4, ये भी रेक्टेंगल ही है। जितने स्क्वायर है उनको आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल बोलने के लिए आपको दो या एक ही बात या दो बातें कह लो प्रूफ करनी है कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो जितने भी स्क्वायर होते हैं वो इस डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, तो आप स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। तो ये जो पूरी एक डेफिनेशन बताई जाती है ना कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, उसको आप मैट्रिसेस कहते हैं। तो उसका मतलब यही है कि आपको रेक्टेंगुलर एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा होगा, आपने इनको रॉज एंड कॉलम में अरेंज किया हुआ पूरा, कि अगर आप देखो ये पूरी एक रॉ नजर आ रही है, ये एक पूरी रॉ नजर आ रही है, इसी तरीके से कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरी अरेंजमेंट है ना नंबर्स की, एक खास ऑर्डर है इसके अंदर। ये नहीं कि मैं 7 8 को ऊपर नीचे कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज हो जाएगी चीज वो। तो ये खास ऑर्डर के अंदर इन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करना, इसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, उसका ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, डायमेंशन भी आप बोल सकते हो क्या है डायमेंशन है। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कितने रॉस कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो अगर आप पहली मैट्रिक्स की बात करो तो यार इसके अंदर 2 रॉस हैं और 4 कॉलम है। लिखने का तरीका क्या होता है, 2 × 4, लेकिन इसको 2 × 4 नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं 2/4 कि मैट्रिक्स क्या है 2/4। पहले आप रॉ नंबर बताते हो फिर आप कॉलम नंबर बताते हो। तो 2 रॉस हैं 4 कॉलम है इसके अंदर। इसी तरह अगर आप इसमें देखो 3 रॉस हैं और 2 कॉलम है, तो इसको आप कैसे लिखोगे 3/2, 3 रॉस 2 कॉलम। और ये क्या हो जाएगी 2/2, क्योंकि 2 रॉस हैं 2 ही कॉलम है इसके अंदर। जनरलाइज लैंग्वेज में इस मैट्रिक्स को इस तरह लिखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13, इसी तरह मैं 3/3 की बना रहा हूं। ये हो जाएगा A21 A22 A23 3 1 3 2 3 3। तो जनरलाइज लैंग्वेज में ना किसी भी एलिमेंट को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके नीचे ना आपको 2 नंबर नजर आएंगे। जनरलाइज फॉर्म में आई जे लिखा जाता है, फिर आई बताएगा कि किस रॉ के अंदर है, जे बताएगा कि वो किस कॉलम के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात की जाए इस एलिमेंट की, तो ये एलिमेंट आपको बता रहा है कि तीसरी रॉ के अंदर है और दूसरे कॉलम के अंदर है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर आपने एलिमेंट को बुलाना हो ना, जैसे आप किसी का नाम लेते हो ना कि फलाने बंदे तुम आ जाओ इधर, इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को आपने बुलाना हो तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन क्या देनी पड़ेगी, आपको इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में देनी पड़ेगी कि आप ए लिखोगे, ए के नीचे आप कुछ भी बोल दोगे A13। अब इंस्ट्रक्शन मिल गई कि यार जो पहली रॉ के अंदर है और साथ साथ तीसरे कॉलम के अंदर है, क्योंकि पहली रॉ के अंदर तो 3 एलिमेंट है, लेकिन किसकी बात की जा रही है, जो तीसरे कॉलम के अंदर है। इस तरीके से आप मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को या एंट्री भी आप बोल सकते हो, इसको कॉल कर रहे होते हो, ये तरीका होता है। ठीक है, और जनरलाइज लैंग्वेज में आपको काफी बुक्स में नजर आता है 2 यहाँ पे चीजें यूज होती है, MN भी बोल रहे होते हैं। MN का क्या मतलब होता है, और बोला जाता है कि आई की रेंज, अब ये MCQ बन नहीं सकता या शायद बना भी ले, ये लिखा हुआ था मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई पूछ सकता है आई की रेंज क्या है, आई कहां से लेके कहां तक होगा। तो आई 1 से लेके स्टार्ट होगा और अप टू M तक जाएगा। इसी तरह जे स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा N तक। क्या मतलब, ये जो M और N है ना, ये बता रहा होता है कि टोटल कितने कॉलम्स है, टोटल कितनी रॉज हैं, और N बता रहा होता है टोटल कितने कॉलम्स हैं। जैसे अगर आप यहां पे देखो, इसमें M क्या है 2 और इसमें N क्या है 4। ठीक है, तो MN का तो मतलब पहले समझ लो कि M बताएगा टोटल नंबर ऑफ रॉज इन अ मैट्रिक्स और N आपको बताएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। अब सवाल ये कि I और J की इस रेंज का क्या मतलब है। जब आपको बोला जाएगा कि भाई I जो है वो रिप्रेजेंट करता है रॉ को, तो टोटल कितनी रॉ है, टोटल 2 रॉ है, तो सबसे पहले I1 होगा पहली रॉ, फिर I2 होगा। तो आपने कहां तक जाना है, जितनी रॉज है। अब इस वाले केस में अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करते हैं, इसके अंदर कितनी रॉज है, 3 रॉज है। इसका मतलब I का नंबर क्या होगा 1 2 3, दैट्स इट, यहां तक रुक जाएगा ये। इसी तरीके से N रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। आपके मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2 है, इसका मतलब N की वैल्यू 2 है, आप यहां तक रुक जाओगे। तो I1 होगा 2 होगा 3 होगा, आपको पता है। पहली रॉ में देखो जो पहला नंबर है वो 1 है, दूसरी रॉ में जो पहला नंबर है वो 2 है, तीसरी रॉ में जो पहला नंबर है वो 3 है। ये I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। पहले कॉलम में देखो दूसरा नंबर सेम है 1 1 1, दूसरे कॉलम में देखो दूसरा नंबर सेम है 2 2। तो इस तरीके से भी जनरलाइज डेफिनेशन में बोला जाता है। तो ये बेसिक सी बातें, इनको जरा थोड़ा देख लेना। तो सबसे पहले ऑपरेशन में एक बहुत ही मशहूर ऑपरेशन है जिससे स्टार्ट करते हैं, और वो है एडिशन। कि अगर आपने 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो किस तरीके से करोगे। अच्छा, जैसे रियल नंबर्स के अंदर होता था, आपने किसी 2 नंबर को ऐड करना है तो आपके पास कोई शर्त नहीं होती थी कि यार ये शर्त पूरी होगी तो मैं 2 नंबर को ऐड करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर आपको शराइत पूरी करनी पड़ती है। एडिशन की एक ही शर्त है कि जिन 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए बस। अगर उनका ऑर्डर सेम है आप उनको ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए 1 2 3 4, इसको अगर आपको बोला जाए कि ऐड करो इसके अंदर,
तो कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती। अगर आपने इनको आपस में ऐड करना है तो ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। जब ऑर्डर सेम हो गया इसका मतलब आप ऐड कर सकते हो। अब करना किस तरीके से ऐड, जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सेम जगहों पे हैं, जैसे 1 को आप 1 में ऐड करोगे, इसी तरह 2 को 2 में ऐड करोगे, 3 को 4 में, और 4 को 5 में ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हो। दूसरा ऑपरेशन होता है कि आपने दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई फर्क नहीं होता, आप लोगों को पता ही है, तरीका इनका सेम ही होता है, कोई आपको बड़ा फर्क नजर नहीं आता। सेम वही है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करो 0 हो जाएगा, 2 को 2 से करो 0, 3 - 4 -1, 4 - 5 ये हो जाएगा -1। तो रिजल्ट में आपको इस तरीके से एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तीसरा ऑपरेशन जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा नया है आपके लिए, वो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और ये वो चीज है जिसमें बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिस पे खास ख्याल रखना है आपने, वरना अगर मसला हो जाएगा। वो मसला क्या होगा वो बाद में मैं डिस्कस करता हूँ, पहले प्रॉपर्टी पढ़ लो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब दो किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स के अंदर। एक को आप बोलते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। तो ये स्केलर जो आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर की बात की जा रही है। तो उसको जब आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा। और दूसरी मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसमें होगा किसी मैट्रिक्स को आप दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उसके रूल अलग होंगे, इसके अलग है। किसी भी नंबर को अगर आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 और बाहर उसके में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 2 एक 2 भी हो सकता है, इवन √2 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। आपने मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स से, तो इसका मतलब आपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से। इसको आप कहते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी भी नंबर को आपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के अंदर भी होती है, वहां पे बच्चे जाके इसको कंफ्यूज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, इसमें फर्क है। वो फर्क मैं इसी लेवल पे बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को डिटर्मिनेंट ऑलरेडी पता है क्या होता है। आप लोग कोई वो फर्स्ट ईयर के बच्चे ने जिसने डिटर्मिनेंट का नाम नहीं सुना हुआ। सेम यही चीज अगर मैं इस तरीके से लिखूं, अगेन मैंने कहा था जब कॉन्सेप्ट सीखने आओगे तो फिर ये छोटी छोटी कंफ्यूजन आपको पता होनी चाहिए, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। दिखने में आपको सेम लग रहा है। सबसे पहली बार डिटर्मिनेंट को आप वर्टिकल लाइन से, मतलब वर्टिकल लाइंस के दरमियान इनक्लोज आपने किया हुआ होता है नंबर्स को। तो अब देखो इस वाली चीज में और इस वाली चीज में दिखने में आपको ऐसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसमें राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें वर्टिकल लाइन लगाएंगे, लेकिन ये अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो कोई स्टूडेंट बता सकते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सर पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर उसे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं वो तो चलो ठीक है, वो तो आपकी बात सही है। वैल्यू निकालने के लिए अगर आपने करना है तो इस तरह भी आप कर सकते हो, ठीक है, आसान बात है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्या वैल्यू निकालना मेरे लिए जरूरी है? डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिंपल तरीका क्या होगा कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, ये आगे प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ोगे, ये मैं आपको रिवर्स बात बता रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी आपको बताएगी, आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे मैं आपको रिवर्स काम करवा रहा हूँ, लेकिन ये अलाउड है डिटर्मिनेंट के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्केलर कोई भी नंबर है ना, जब आप उसको डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की किसी भी रॉ से मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, आप पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये 4 एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए, आपकी मर्जी है आप इस √2 को पहली रॉ से मल्टीप्लाई करवाओ, दूसरी रॉ से मल्टीप्लाई करवाओ, या पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ या दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ। आप इस √2 को चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। ये बात आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद कंफ्यूज हुआ करता था, मुझे पता है इन चीजों में फर्क क्या होता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह। आप इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो या आप इसकी वैल्यू निकाल के √2 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। बल्कि हम करके देख लेते हैं ना, कोई इजी नंबर लेते हैं ताकि इस कैलकुलेशन में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल 2 मैंने ले लिया, तो मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -2, -2 को इससे करो, -4 आंसर आ रहा है। आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, सॉल्व करो, -4 आ रहा है।
आपकी मर्जी, आप इस नंबर को, ये एक ही चीज है, अलाउड है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को समझ के आपने ये नहीं कि हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट कहता है सर पहली रो से तो आपने करके दिखा दिया, दूसरे कॉलम से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा कॉलम है, किसी भी एक कॉलम में किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4 और 8। अब भी आप वैल्यू निकाल के देख लो, 1 8 8, 3 4 12, सेम आंसर आ रहा है। इसी चीज को आप रिवर्स भी लेके जा सकते हो, और रिवर्स वाला काम भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, आप डिटरमिनेंट से कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो, किसी भी रो किसी भी कॉलम से। रिवर्स जाना है ना आपने, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इसको मैं अगर सवाल को थोड़ा और मुश्किल बना दूं तो मैं इस तरह कर सकता हूं। अब देखो मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं बात को, अब जरा देखना, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये देखो एक ही चीज लिखी हुई है मैंने आपके सामने। अब यहां से कॉन्सेप्ट असल आपको सीख जाओगे कि क्या पूरा मैं बताना चाह रहा था। सेम डिटरमिनेंट, सेम नंबर्स हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम नंबर्स, कोई फर्क नहीं है। ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है। अगर आपने रिवर्स जाना है, कॉमन लेना है, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अब आप कॉमन ले रहे हो। यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मुझे जब भी मैं मैट्रिक्स में से कोई नंबर कॉमन लेता हूं तो मुझे मैट्रिक्स की हर रॉ, मतलब जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए ना, सबसे मुझे कॉमन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं यार मैंने 2 कॉमन लेना है, तो मैट्रिक्स की मैं किसी रॉ से 2 कॉमन नहीं ले सकता, या किसी कॉलम से मैं 2 नहीं कॉमन ले सकता। मैं क्या करूंगा, मैं पूरे इससे 2 कॉमन लूंगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये चीज। और ऐसा क्यों कर सकता हूं, इसका सिंपल काम तो आपको पहले पता होना चाहिए ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या सीखा था कि किसी भी नंबर को आपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल अगर मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ गया और आपको दोबारा रिवर्स में जाना है, तो रिवर्स का मतलब क्या होगा कि आपने हर एलिमेंट से कॉमन लेना है। तो इससे अगर आप कॉमन लोगे तो ये सिचुएशन बनेगी। ये रिवर्स काम आप कर रहे हो। और यही काम अगर आप डिटरमिनेंट में करोगे, आपने पहले अभी क्या पढ़ा था कि अगर किसी नंबर को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब सेम यहां सिचुएशन है, यहां पे बच्चे गलती क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे क्या कर देंगे, इस तरह लिख देंगे, जो कि मिस्टेक कर दिया आपने। ये इसके बराबर नहीं होगा, निकाल के देख लेना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, देखना अलग होगी। तो करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे, कोई भी कि इनमें से किसी एक रो में से या एक कॉलम में से कॉमन लिया जाए, ना कि पूरे हाँ। डिटरमिनेंट के अंदर से। आप क्या करोगे, सबसे पहले पहली रॉ को पकड़ोगे, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम को आपने देखना है कि यार कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। आपने पहली रॉ को देखा, पहली रॉ में कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पहली रॉ से कॉमन लोगे, दूसरी वाली रॉ तो एज सेम रहेगी। तो ये सिचुएशन बन जाएगी, पहली रॉ से मैंने 2 कॉमन लिया। अब आप देखो कि क्या यार किसी और रॉ से कॉमन आ रहा है, नजर आ रहा है मुझे भाई, सेकंड रॉ से भी कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये 2 अपनी जगह पे, मैं यहाँ पे यहां से 2 कॉमन लूंगा सेकंड रॉ से, वो जो मैंने 2 कॉमन लिया होगा वो मैं बाहर लिख दूंगा इस तरीके से। तो करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 4 टाइम 1 2 3 4। अब किसी अच्छा एक और काम कर सकता हूं मैं यहाँ पे, ये तो मैं भी इनको कंपेयर करवा रहा था ना आपको। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो आपको नजर आ रहा है मैं कॉलम 2 से भी कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन 2 से इससे कॉलम 2 जो है इससे भी आप 2 कॉमन ले लो, वो बाहर आके से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। अब आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो ये काम आप कहीं करोगे नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट नंबर जो है इनमें डायरेक्ट आप मतलब कैलकुलेट करते हो, इसमें आप ये शिशोरपन नहीं कर रहे होते। ये बताने की वजह यह है कि कॉन्सेप्ट में फर्क है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एक चीज नहीं है, सेम काम आप नहीं कर सकते दोनों के अंदर। तो देखो ये वाली चीज थी जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये काम जो है ये आप ज्यादातर उन एक्सरसाइज में करते थे जिनमें नंबर्स नहीं होते थे, आपके पास ए बी सी डी इस टाइप की लिखी हुई है, आपको बस प्रॉपर्टीज लगानी है। तो वहां पे आप कॉमन लेने वाला काम करते थे, अगर आपको याद हो किसी भी रॉ से कॉमन लिया करते थे। तो ये वही चीजें जो मैंने नंबर्स के अंदर आपको समझाई हुई है। तो एमसीक्यूज में शायद आपको इतना काम नजर ना आए, लेकिन जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना चाहिए। तो आप इसकी वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 16 माइनस 24 जो कि बराबर होता है -8 के। इसकी वैल्यू निकालो, 1 को 2 से करो 2, 1 को 3 से करो 3, ये हो जाएगा -1, -1 को 8 से करोगे -8। तो दोनों आपको नजर आ रहा है सेम। तो ये करेक्ट कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस। और इसको अब देखो यहाँ पे 2 और 4 मैं इस रॉ से कॉमन ले ही नहीं सकता, मैट्रिक्स के अंदर ऐसा होता ही नहीं। मैट्रिक्स के अंदर सब एलिमेंट से कॉमन लोगे, 1 आप लेते ही नहीं हो कॉमन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आपने एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे आपको पहले देखना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल है, नहीं। पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हो ए बी, मैं 7 लिख देता हूं, चलो। आपको मतलब बोला जाए कि आप ए बी निकालो, मतलब ए को आपने मल्टीप्लाई करना है बी से। ये मल्टीप्लीकेशन आप बाद में परफॉर्म करोगे, पहले आप देखोगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। कैसे पता चलेगा, आप ए का ऑर्डर लिखोगे। एज्यूम कर लो कि ए का ऑर्डर मैंने लिखा है P बाई Q,
जनरलाइज बात करते हो, पी बाई क्यू मैंने लिखा हुआ है एक ऑर्डर, या चलो ए क्रॉस बी कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। इसी तरीके से बी का ऑर्डर क्या है, एज्यूम कर लो बी का ऑर्डर है सी क्रॉस डी, ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर इनके इनर ऑर्डर जो है ना, जैसे बी और सी, अगर यहां पे बी और सी बराबर हैं तब आपकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, वरना आपकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसको जनरलाइज लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड रॉ इक्वल, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर आप देखो ये बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला नंबर रॉ का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रॉज इन सेकंड मैट्रिक्स। इसको जनरलाइज लैंग्वेज से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि ए जो है इसका ऑर्डर है 3/2 और बी का ऑर्डर है 2/4 फॉर एग्जांपल। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 2, बी के अंदर कितनी रॉज हैं, 2। तो जितने कॉलम ए के अंदर हैं अगर वो बराबर है नंबर ऑफ रॉज इन मैट्रिक्स बी, तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। शर्त आपने देख ली। तो उसको हम लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रॉ इन मैट्रिक्स बी। अगर ये बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन होगी, वरना मल्टीप्लीकेशन नहीं। ठीक है, तो इस वाले केस में बी और सी बराबर होगा, ऑब्वियसली बराबर होना चाहिए, वरना मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगी। और दूसरी बात, ए और बी को एज्यूम कर लो कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब रिजल्ट में जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, अगर आप उसको पहले ही मालूम करना चाह रहे हो, मतलब आप ये मालूम करना चाह रहे हो कि रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब अभी हम मैट्रिक्स को मालूम नहीं कर रहे, वो मल्टीप्लाई बाद में हम कर लेंगे। अगर हम पहले से मालूम करना चाह रहे हैं कि यार जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, पहला नंबर और आखिरी नंबर, मतलब जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी ना ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ए क्रॉस बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ए क्रॉस। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और उसी से हम बात समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इजी एग्जांपल दे रहा हूं और फिर मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग करना है, इतनी देर में कुछ और काम कर लूंगा। मेजोरिटी बच्चा बता नहीं पाएगा, जितना आप लोग में बैठा हुआ बल्कि शायद कोई भी ना बता पाए। पहले समझ लो, मैं थोड़ी डिफरेंट मैट्रिक्स लेता हूँ। नॉर्मली आप 3/3 में मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हो, तो एज्यूम कर लो इसके अंदर कितने हैं, 2/2 ऑर्डर है, और मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 2/3 की, 1 2 3 4 5 6, ये दो मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 रॉज हैं, आपस में दोनों नंबर बराबर हैं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो। और यहीं से आप बता सकते हो कि रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। इतना मैं पहले से बता सकता हूं। पहला नंबर और आखिरी नंबर यहां पे लिख दो तो आपको इतना पता चल गया, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2/3 होगा। अब रही बात कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, उस पर आ जाओ। मल्टीप्लीकेशन करने का जो रूल बता रहा हूं वो सीख लो, वरना बाद में काफी मसला होगा। अगर मुश्किल मैट्रिक्स आ जाएंगी फंस जाओगे, तो मैं दूंगा भी मुश्किल मैट्रिक्स, सब आपको समझ आएगी। तो एक ही तरीका है, उस तरीके को बस सीख लो। क्या करना होता है आपने, कि पहली रॉ को पिक करना होता है और यहां पे आपने पहले कॉलम को पिक करना होता है। सबसे पहली बात, आप क्या करोगे, पहली रॉ को मल्टीप्लाई करोगे पहले कॉलम से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया। जब आप पहली रॉ के सब एलिमेंट्स को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनको आपस में आप ऐड कर देना। सही, खत्म हो गया पहला कॉलम। अब आप क्या करोगे, दूसरे कॉलम पे जाओगे। जब भी आप कॉलम चेंज करते हो ना, आपको थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है यहाँ पे। तो अगर मैं पहले रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं जब दूसरे कॉलम पे जा रहा हूं तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा और दोबारा वही काम करूंगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, और जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपस में मैंने ऐड कर दिया। अगेन कॉलम खत्म हो गया, अब मुझे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, सेम वही काम करो। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आपस में ऐड करो। जब आपके पास कॉलम्स खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब अब आप यहाँ पे सेकंड रॉ पे जाओगे। तो अगर यहाँ पे आप सेकंड रॉ पे जा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको सेकंड रॉ पे जाना पड़ेगा, आगे आगे नहीं लिखते रहना। जैसे ही कॉलम खत्म, इसका मतलब अब आप सेकंड रॉ पे आ जाओगे और फिर वही काम करना है। 3 को 1 से करो 3, 4 को 4 से करो 16, फिर जगह छोड़ो। 3 को 2 से करो 6, 4 को 5 से करो 20, फिर आप जगह छोड़ो। 3 को 3 से करो 9, 4 को 6 से करो 24, और बस जो रिजल्ट आया है उसको आपस में आप सिंप्लीफाई कर लो। अभी बहुत बेसिक सी बात है, शायद कितने बच्चों को आती हो, उनको ये बच्चों वाला काम लग रहा हो। यही जो मैंने काम किया है ना, अब यही काम आपने इस एग्जाम्पल पे फिट करना है। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोनों के आंसर आप लोगों ने बताने।
अब जरा देख लो, सबसे पहली एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से। कितनी आसान है, दो छोटी छोटी सी मैट्रिक्स है। पहली एग्जाम्पल तो ये है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, ऑर्डर चेंज कर दिया बस मैंने, 1 2 3 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 149 और दूसरे का 14। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसकी बात कर रही हो आप? जी। क्या है 149 और दूसरे बस का 14। दूसरे का 14। अच्छा, बाकी किसी बच्चे ने गलती से सॉल्व किया है या एक ही स्टूडेंट ने किया है सॉल्व? कोई हाल नहीं, बाकी ने सॉल्व नहीं किया, और जिसने सॉल्व किया उसने ये सर पहले का 1/3 है 149 और दूसरे का अभी सॉल्व कर रहा हूँ सर। 149 मतलब पहला वाला सही आया है। चलो, सबसे पहली बात कि आपने मालूम करना होता है कि ऑर्डर क्या आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। पहले से आपको आइडिया हो जाए ना कि यार मुझे कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो जरा देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3/1, 3 रॉज है 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है 1/3, 1 रॉ है और 3 कॉलम है। पहली बात, इनके अंदर वाले नंबर बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/3। यहीं पे पकड़ लो अपनी मिस्टेक, 3/3 की तो मैट्रिक्स सर नहीं हमारा बनाई आपने। आंसर आया है बताओ। 1 2 3 2 4 6 और 3 2 9। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहली गलती तो आपने ये देखनी है कि यार ऑर्डर क्या मेरा वो आ रहा है नहीं आ रहा। अब मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के इसलिए दी है क्योंकि इतनी छोटी छोटी मैट्रिक्स से आप 3/3 की बना रहे हो, तो बच्चे वैसे गलती कर देते हैं वहां पे। लेकिन अगर जिन्होंने मेरे जुमले याद रखे होंगे वो गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो पहली चीज, जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की होगी। तो चलो, अब 3/3 की एक मैट्रिक्स आ गई, अब देख लेते हैं क्या है ठीक है नहीं है। अब आपने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कैसे करनी है समझ लो। क्या रूल बताया था कि रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये पहली रॉ क्या है 1, और यहाँ पे पहला कॉलम क्या है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आप लिखोगे यहाँ पे 1। अब कोई और एलिमेंट तो है नहीं, इसका मतलब पहला कॉलम खत्म है। आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे कॉलम पे जाना पड़ेगा। मैंने बताया था जैसे ही आप कॉलम चेंज करते हो दरमियान में आपको जगह छोड़नी है, तो जगह छोड़ दी मैंने। फिर वही काम करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में 2 आएगा, आपने यहाँ पे लिख दी। अगेन कॉलम 2 आपका खत्म, कॉलम 3 पे जाओगे, जगह छोड़ोगे, जगह छोड़ दी थोड़ी सी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गई। जब सारे कॉलम खत्म हो जाए अब आप आओगे सेकंड रॉ के ऊपर। सेकंड रॉ यहाँ पे क्या है 2। अब सेम वही काम करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 2 आएगा, फिर जगह छोड़ोगे, 2 को 2 से करो 4, 2 को 3 से करो 6। ठीक है, फिर कॉलम खत्म, अब तीसरी रॉ पे आओगे, 3 को 1 से करोगे 3, 3 को 2 से करोगे, यहाँ पे 6 आना चाहिए, और 3 को 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा। तो अब देखो कितनी छोटी छोटी मैट्रिक्स हैं, वहां से आपने 3/3 की मैट्रिक्स बनाई है। कॉन्सेप्ट आते होंगे। और मजे की बात यह है कि ये आई गेस यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर था और मैं सवाल पे फंस गया था, मैं नहीं बना पाया था। तभी ये सवाल जब से फिर मैं उसके बाद से ई-कैट किसी को भी पढ़ाता हूँ, मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सवाल जरूर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं गलती कर सकता हूँ कोई भी स्टूडेंट गलती कर सकता है। क्योंकि इतना खोल खोल के कॉन्सेप्ट किसी ने बताया नहीं था कि जगह कब छोड़नी है। मुझे सबसे बड़ा मसला होता था, शायद आई एम श्योर आप लोग में से किसी को होता होगा, कि जगह कब छोड़नी है, कब ऐड करना है, कब जगह छोड़नी है, मुझे इसमें मसले होते थे। फिर मैंने फिगर आउट कर लिया कि कब जगह छोड़नी होती है, कब आपने रॉ चेंज करना है, वो डिटेल में मैंने आप लोगों को प्रॉपर सिखा दिया। अब कोई भी मल्टीप्लीकेशन आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। जहां तक बात नीचे वाले की है ना, तो इसमें क्या है, ये बड़ा इजी है। इसका अगर आप ऑर्डर निकालो, इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1। तो इनर नंबर जो है वो इनके इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी वो 1/1 की होगी, मतलब एक ही नंबर होगा उसके अंदर। बड़ा आसान तरीका, आपको खुद ही पता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में क्या होगा। वही कॉन्सेप्ट याद रखना, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, वही चीज है। तो 1 को 1 से करोगे 1, 2 को 2 से करोगे 4, 3 को 3 से करोगे 9। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, कभी इनको अलग अलग लिख देते हैं, 1 4 9 इस तरह कर देंगे। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब आप किसी रॉ को किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपने रिजल्ट को ऐड करना होता है। जगह कब छोड़ते हो, जब कॉलम आपने तब्दील किया है। यहाँ पे कॉलम तो है ही एक, तब्दील कैसे किया आपने, तो उसका मतलब आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे रिजल्ट में 14 आता है। ठीक है, किसी को मसला तो नहीं है यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद एक ऑपरेशन है, इसको आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन में ही डाल सकते हो कि आप -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन अलग से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो ये है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेने का मतलब क्या है
कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आपने माइनस हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप बोलोगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये भी चलो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एंड पे ना मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई है। देखो सबसे सिंपल केस तो ये सामने मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोग मुझे बताओगे, बाकी चलो मैं थोड़ा हेल्प करूंगा। सवाल क्या लिखा हुआ है, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी ये अगर, अब अगेन ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे ए सेट होता तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। अब यहाँ पे एन ए है और ए मैट्रिक्स है, इसका मतलब एन ए का मतलब है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स की यहाँ पे डायमेंशन है, साइज है, ऑर्डर है, क्या है। तो एन ए के साथ भी आ सकता है, इवन ओ ए के साथ भी आ सकता है, तो ये जहन में रखना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज सेट के अंदर आपने 3 पढ़े थे ना, आपने एन ए पढ़ा था, ओ ए पढ़ा था, या आपने ये पढ़ा था। अब मैट्रिक्स के अंदर ये चीज तो नहीं आएगी क्योंकि डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इन दो नोटेशन के साथ सवाल दिया जा सकता है। उसमें भी ज्यादातर ओ ए लिखा हुआ आता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन एन ए बोलेंगे और अगर मैट्रिक्स ए, मतलब ए जो है वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर ही आपको वो दे रहे हैं। तो क्या ऑर्डर है 2/3 और यहाँ पे क्या ऑर्डर है 3/4। आपको बोला हुआ है कि ऑर्डर निकालो ए बी का, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपने सिंपल वही इक्वेशन बनानी है कि ए बी का, ए का ऑर्डर है 2/3, अच्छा जी, बी का ऑर्डर है 3/4। सबसे पहली चीज, कभी सवाल में वो पूछते हैं कि ए बी का ऑर्डर बताओ, और कहीं ऑप्शन आपको नजर आएगा कि नन ऑफ दीज, या ऑप्शन आएगा नॉट पॉसिबल, उन पे आपने खास नजर रखनी है। इसलिए कि ये ना हो कि आप बस वो आंसर निकालने पे आपका आंसर ना आ रहा हो और आप किसी भी ऑप्शन पे लगाकर आ जाओ 2/3 4/3 पे। आपने सबसे पहले देखना है क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तभी ऑर्डर आएगा ए बी का, वरना तो ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जरा ध्यान रखना कि इनर जो इनके नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल है नहीं। अगर इक्वल है तो फिर आप इनका ऑर्डर मालूम करते हो। तो देखो दोनों नंबर इक्वल है, इसका मतलब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/4। अब कभी वो आपको ए का ऑर्डर दे देंगे और ए बी का ऑर्डर दे देंगे और कहेंगे कि उससे आप बी का ऑर्डर मालूम करो। सिंपल सी इक्वेशन बनाओगे, बात समझ आ जाएगी। ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर हमें पता नहीं है तो मैं ए क्रॉस बी कह देता हूं, ठीक है। ए क्रॉस बी नहीं, ए बाई बी बोलना चाहिए वैसे तो, खैर। और ए बी का ऑर्डर क्या मौजूद है, ए बी का ऑर्डर 2/5। अब मैंने एक किस्म की इक्वेशन बना ली है, मुझे क्या करना है, इसमें से जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मालूम करना है। तो आपको ये 2 बातें तो पता होनी चाहिए कि यार जब रिजल्ट में आपको एक मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल थी, और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होगी, जब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे। इसका मतलब ए और 3 आपस में इक्वल होंगे, मतलब ए की एक वैल्यू, आपको ए की वैल्यू पता चल गई, ए 3 के बराबर होगा, वरना तो फिर रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं होगा ना, बराबर तो होना चाहिए। और दूसरी बात आपको पता थी कि रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आती है वो कैसे आती है, यहां से आता है पहला नंबर और यहां से आता है आखिरी नंबर। तो देखो वही चीज है, पहला नंबर तो देखो आपको मिल रहा है, आखिरी नंबर क्या होना चाहिए था, आखिरी नंबर बी होना चाहिए था, जो यहाँ पे 5 है। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, जो बी है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3/5, ठीक है। यही काम करना है। और मुझे बताओ ए का ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे 5/2। 5/2 आ रहा है, इजी है इक्वेशन। अच्छा बनाए बगैर भी आप ना बता सकते हो, ठीक है, लेकिन बेहतर है इक्वेशन बना लो, मिस्टेक होने का थोड़ा होता है। अब आपको ए का निकालना है, एज्यूम कर लो ए है ए क्रॉस बी, इसका ऑर्डर ए बाई बी, बी का ऑर्डर है 2/4, और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर है 5/4, सही है। इनर डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इसका मतलब बी 2 के बराबर होगा। जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए a/4, 4 तो मौजूद है, a इसका मतलब क्या होगा 5 होगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 5/2। अच्छा कभी ना वो चालाकी करते हैं बच्चों के साथ, ये ए बी आपको दिया हुआ ना, शायद वो बी ए आपको दे दें। मतलब जैसे सवाल है ना, अगर ए बी लिखा हुआ है, मे भी आपको बोले ऑर्डर ऑफ बी ए, तो इसका मतलब आपने इन चीजों को उल्टा कर देना है, पहले आपने बी का ऑर्डर लिखना है, फिर आपने ए का ऑर्डर लिखना है, और उसको बी ए ऑर्डर के बराबर रखना है। तो या तो इक्वेशन इस टाइप की बनेगी या इक्वेशन इस टाइप की बनेगी, लेकिन इक्वेशन बनाने में मिस्टेक नहीं कर देना। अगर बी ए लिखा होगा तो पहले बी फिर ए लिखना, और अगर ए बी लिखा होगा तो पहले ए फिर बी, और इक्वल रखना उसको ए बी। ये सब पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक सवाल बच्चों का होता है जो मैं यहीं पे आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो सवाल ये होता है कि सर एडिशन का ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन देख ली, 2 किस्म की स्केलर भी देख ली, मैट्रिक्स भी देख ली, सबट्रैक्शन देख लिया, मतलब तकरीबन वो सारे ऑपरेशन है जो हमने रियल नंबर्स के अंदर पढ़े हुए थे।
व्हाट अबाउट डिवीजन? क्या आप दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हो? सबसे पहला सवाल ये होता है। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से करेंगे? ये डिफरेंट है ना। तो सबसे पहली बात, डिवीजन पॉसिबल है नहीं, इसका जवाब देना, दोनों जवाब हो सकते हैं। क्योंकि कोई अगर डिवीजन का मतलब ये ले रहा है कि यार 2 डिवाइडेड बाय 3, बस मैं डिवीजन का यही मतलब लूंगा, तो इसके मुताबिक तो फिर मैट्रिक्स में डिवीजन आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई कहता है कि यार डिवीजन इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी ली जा सकती है कि 2 मल्टीप्लाई 3 का इनवर्स या 2 मल्टीप्लाई 1/3, अगर कोई ये वाली थ्योरी को फॉलो करता है तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि यार मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल है, बस वो इस अंदाज में पॉसिबल नहीं है, इस अंदाज में पॉसिबल है। तो ये मैंने पहला जवाब तो दे दिया कि क्या डिवीजन पॉसिबल है या नहीं है। अब वो देख लो भाई जिस कैटेगरी में आप फॉल, क्योंकि आर्गुमेंट जब आप करते हो ना तो फिर डिफरेंट लोगों की राय होती है, तो हर राय का मैं बता देता हूं, ठीक है। मैं पर्सनली फॉलो ये करता हूं कि डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है। मतलब डिवीजन इन द सेंस, नॉर्मली आप डिवीजन इतना डिस्कस नहीं करते, आप मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस करते हो, एडिशन मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से जो मैट्रिक्स की डिवीजन है उसको भी आप मल्टीप्लीकेशन की सेंस में ला सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये कि आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन तरीका डिफरेंट है। जैसे यार जो रियल नंबर्स में डिवीजन का तरीका है वो आप बाकी कहीं जगहों पे यूज नहीं कर रहे होते। क्या वेक्टर को उस तरीके से डिवाइड करते हो? कभी नहीं कर रहे होते। क्या सेट में उस तरीके से डिवाइड करते हो इस तरह 2/3? नहीं कर रहे होते। मैट्रिसेस में नहीं कर रहे होते। तो ये जो डिवीजन है ना, ये नॉर्मली रियल नंबर के अंदर ही छिछोरपन है ये। बाकी अगर आप टॉपिक्स में जाओ ना तो इस टाइप की डिवीजन कहीं भी नजर नहीं आती। उनके ऑल्टरनेट इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन नजर आती है कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेट के अंदर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी। तो ये जो डिवीजन है ना, ये बाकी टॉपिक्स में इतने सेंस नहीं बनाती, ठीक है। तो इन द सेंस अगर मैं बोलूं कि डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन डिवीजन अगर आप मल्टीप्लीकेशन की सेंस में ले रहे हो तो बिल्कुल मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, रही बात कि फॉर एग्जाम्पल आप A/B मालूम कर क्यों नहीं सकते, तो सवाल ये है कि ना भाई A/B मालूम क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम ये बोल सकते हैं कि यार A को आप B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिसके बाद में बताता हूं अभी मैं थोड़ी देर बाद, अगर ये चीज होती है तो ये क्यों नहीं हो सकती? यार मैट्रिक्स के अंदर इसलिए नहीं हो सकती, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नंबर्स के अंदर तो दो मसले होते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। नंबर्स के अंदर तो देखो, आपको ये आपने डिफाइन कर दिया कि यार जो नंबर 0 है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी फॉर जनरलाइज अगर लैंग्वेज होती है तो हम क्या बोलते हैं, A/B पॉसिबल है, बस B 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी और नंबर हो जाए। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ये बोल दो कि यार B जो है नॉट नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो स्क्वायर मैट्रिक्स को डिवाइड करो सेम ऑर्डर की, तो आप बोलोगे यार B नल मैट्रिक्स ना हो, कुछ और हो जाए। लेकिन ये जुमला काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी भी मैट्रिक्स हैं जिनका डिटरमिनेंट पॉसिबल ही नहीं है, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जस्ट आपकी जान नहीं छूटेगी ये बोलने से कि यार जैसे आप रियल नंबर में बोलते थे कि B नॉट इक्वल टू 0, आपने बोल दिया B नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जान नहीं छूटेगी। उसके अलावा भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं कि जिनका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, और अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है अगेन वही सेंस होगी, आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट के लिए डिवीजन के लिए जरूरी होगा कि डिटरमिनेंट पॉसिबल हो। तो दैट्स वाई ये दो मसले नहीं, ये तो मैंने एक मसला बताया ना आप लोगों को। हाँ, ये एक मसला है इसके साथ कि यार आप इस तरीके से डिवीजन नहीं कर रहे होते, आप इस तरीके से डिवीजन करते हो, इस तरीके से फिर आप नहीं डिवाइड करते, वरना फिर वही मसला हो जाएगा बी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। एक तो ये है, लेकिन मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन ये है कि जो मल्टीप्लीकेशन होती है ना नंबर्स के अंदर, वो कम्यूटेटिव होती है। ये मेन रीजन है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2/3 लिखा हुआ है ना, तो आप कहोगे यार 2 मल्टीप्लाई 3 इनवर्स, इस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। आप 2 मल्टीप्लाई 3 इनवर्स लिखो या 3 इनवर्स मल्टीप्लाई 2 लिखो, बात एक ही मानी जाएगी। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लो कि यार ठीक है, हम बोल देंगे B नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, B सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, और फिर क्या ये डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि फिर इसका मतलब क्या बनेगा, मुझे बताओ। A/B का मतलब मैं क्या लूं, A मल्टीप्लाई B इनवर्स या B इनवर्स मल्टीप्लाई A? दोनों के मतलब अलग है। नंबर्स के अंदर ऐसा नहीं होता था, दोनों इक्वल होते थे। तो अब सबसे बड़ा मसला है कि आपने सारी शर्तें लगा दी, सब कर दिया, लेकिन फिर भी इस नोटेशन का मतलब ही नहीं आपको पता। एम्बिग्युइटी आ गई है कि यार क्या इसका मतलब ये लूं मैं या क्या इसका मतलब ये लूं। दोनों के आंसर डिफरेंट है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, वरना दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे। तो यहां से आपने एक चीज सीखी, यार ये जो नोटेशन है ना, यही मैट्रिक्स के अंदर मसला कर रही है। इस नोटेशन को हटा दो यहां से, और क्या करें इसके जगह। भाई अगर आपका ये मतलब है तो आप सवाल में यही चीज दो हमें, अगर आपका ये मतलब है तो सवाल में हमें यही चीज बोलो। जैसे अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स इक्वेशन आप बनाते थे AX इज इक्वल टू B। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो नॉर्मली आप क्या करते थे, नंबर्स के अंदर दोनों तरफ से डिवाइड कर दो, तो यहां पे B/A आ जाएगा, अगेन वही मसला हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसका सिंपल हल निकाला कि यार ये नोटेशन मनहूस है। आप एक काम करो,
जैसे नंबर्स के अंदर होता था 2x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, आपको 2 हटाना है तो नंबर, अच्छा ये जो काम मैट्रिक्स के अंदर करने लगाओ ना, ये नंबर्स की फॉर्म में हम कैसे करेंगे, आप बोलोगे भाई 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों तरफ, तो ये सिंपल x हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इनवर्स, और यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने लगा हूं। आपने 2x से पहले 2 इनवर्स लगाया इधर, जबकि यहां पे 3 के बाद मैंने 2 इनवर्स लगाया, कोई मसला नहीं था। नंबर्स के अंदर मैटर नहीं करता 2 इनवर्स आपने 3 से पहले लगाना है या बाद में लगाना है, तो मसला नहीं करता, आप डायरेक्ट x निकाल सकते हो। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अब इस चीज का आपने ख्याल रखना है, पहली बात ये वाली नोटेशन यूज नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में x आपको निकालना, आपको पता है डिवीजन करवानी है, लेकिन इस नोटेशन में डिवीजन नहीं करवानी है, आप क्या करोगे, आप यहां पे सिंपल दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। अब मैटर डिपेंड क्या करता है कि अगर आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो a इनवर्स को, तो इधर भी आपने क्या करना होगा, b को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना होगा a इनवर्स से। ये इंपॉर्टेंट बात है सर, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन आई हुई है, इसका मतलब ये बनेगा, ये चीजें तो सिंपल आइडेंटिटी के बराबर हो जाएंगी, और आइडेंटिटी को x से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता b अपॉन a, एम्बिग्युइटी आ जाती, मुझे पता नहीं होता इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर हम ये वाली नोटेशन यूज करके एग्जैक्ट मतलब बताते हैं कि यार इसका मतलब a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दी हुई है ना, ये तो b अपॉन a वाली है ना, आप इसको b अपॉन a भी कर सकते हो इस तरीके से, ताकि मैच करने के लिए कि b अपॉन a का आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, इसके दोनों मतलब हो सकते हैं, इसका ये भी मतलब हो सकता है a इनवर्स मल्टीप्लाई b, या इसका मतलब ये भी हो सकता है b मल्टीप्लाई इनवर्स। तो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, दो तरीके होते हैं, दोनों बताऊंगा कि अगर तो इस फॉर्म में मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है तो आप क्या करोगे, आपको a को हटाना है तो इसका मतलब ये वाला लिया जा रहा होगा। लेकिन अगर आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है x a इज इक्वल टू b, तो अब आप क्या करोगे, इनवर्स राइट पे लोगे, मतलब इस चीज के राइट पे आपने लेना है इधर, इसी तरीके से यहां पे भी आप राइट पे लोगे, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, b a इनवर्स। तो डिवीजन की नोटेशन से आपकी जान छूट जाएगी, दोनों में आपको समझ आ जाएगी कहां पे a इनवर्स b करना है, कहां पे b a इनवर्स करना है, आपका मसला हल हो जाएगा। बाय द वे ये मैट्रिक्स इक्वेशन दोनों फर्क है, यहां पे a रॉ मैट्रिक्स होगी, a मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, x रॉ मैट्रिक्स होगा, b भी सॉरी x कॉलम मैट्रिक्स होगी, b भी कॉलम मैट्रिक्स होगी। जबकि अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे, आगे भी मैं बताऊंगा, यहां पे x रॉ मैट्रिक्स बन जाएगी, b भी रॉ मैट्रिक्स बन जाएगी, और a तो फिलहाल स्क्वायर ही रहेगी, अभी वो ट्रांसपोज हो जाएगी, ये बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो x और b के ऑर्डर चेंज होंगे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेशन चेंज करते हो तो ध्यान में रखना पड़ता है आपको एक चीज। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या क्लियर किया कि भाई इस फॉर्म में आप कभी भी डिवीजन नहीं करते, करते हो डिवीजन मैट्रिक्स के अंदर, इस फॉर्म में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन आई हुई है, आप इसको b अपॉन a नहीं लिखोगे, एम्बिग्युइटी आ जाएगी, आप दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करके इस तरह सॉल्व करोगे। अगर ये सिचुएशन होगी तो आप इसको इस तरह सॉल्व करोगे। एक तो तरीका ये होता है इस वाली नोटेशन से बचने का। एक और तरीका जो सॉफ्टवेयर में आप यूज कर रहे होते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई आ रही है, जैसे जो b अपॉन a है ना, मैंने बताया इसके दो मतलब है, b अपॉन a का मतलब एक ये भी है, b अपॉन a का मतलब ये भी है। लेकिन अगर मैं b अपॉन a को इस तरह ना दूं, मैं इसको इस तरीके से दे रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर की नोटेशन है। मैटलैब में आप ये वाला सिंबल डालोगे तो देखना आपको वो मैटलैब क्या समझेगा इसका। इस तरह नहीं आप लिखोगे मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इस तरह लिखोगे b/a। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो a है ना, ये राइट पे है, मतलब ये मतलब बनेगा इसका। दोबारा बताता हूं कि इस वाली नोटेशन में एम्बिग्युइटी होती है, ये मैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बता रहा हूं, वैसे आप इतना यूज नहीं करते, वैसे आप ये वाली नोटेशन यूज कर रहे होते हो क्योंकि ज्यादातर मैट्रिक्स इक्वेशन में आता है ये, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन में जब भी आपको और कहां डिवीजन करवानी है, आपको और तो डिवीजन कहीं में नहीं हो रही थी ना, मैट्रिक्स इक्वेशन में डिवीजन आप करवा रहे होते हो नॉर्मली, या अगर आपको कोई और मैट्रिक्स डिवीजन नहीं होता ज्यादातर, कि अगर आपके पास एक a लिखा हो, एक x लिखा हो, यहाँ पे b हो और आपको x निकालना है, तो वहीं पे आप डिवाइड करते हो ना। तो वहां पे मैंने बता दिया अगर a पहले होगा तो ये सिचुएशन होगी, अगर a x के बाद होगा तो ये सिचुएशन होगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जाम्पल आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, आप इतनी लंबी थोड़ी ना करोगे। आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपने सॉफ्टवेयर को a दिया, आपने सॉफ्टवेयर को b दिया, अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब सॉफ्टवेयर में आप ये भी पुट कर सकते हो, अलाउड है, ये भी आप पुट कर सकते हो, या खाली अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये सॉफ्टवेयर में आप पुट करो या सॉफ्टवेयर में ये पुट करो, इसका एक ही मतलब होगा। जब भी आप लिखोगे b/a, इसका मतलब होगा a इनवर्स जो है वो उसके राइट की तरफ है, मतलब b के राइट की तरफ है। और इस वाली चीज को आप कैसे लिखोगे सॉफ्टवेयर के अंदर, जब a इनवर्स लेफ्ट की तरफ है तो हम इस तरह लिखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि a डिवाइडेड बाय b, ना 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 ना, है ये b अपॉन a। लिखने का तरीका सॉफ्टवेयर इसको कैसे लेगा, जब आप a /b लिखोगे ना तो सॉफ्टवेयर इसका ये मतलब लेगा कि जो a इनवर्स है वो b के लेफ्ट पे होगा। तो अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी बात, लेकिन अगर सीखना चाह रहे हो सीख लो, बाद में काम आएंगी ये बातें कि
नोटेशन का मतलब ये होगा, क्योंकि देखो इसमें तो एम्बिग्युइटी है ना, तो आपने हल निकाला, एक हल तो ये था, दूसरा हल इस तरीके से भी आप यूज करते हो कि जब भी बी और ये नॉर्मल डिवीजन का सिंबल आप यूज कर रहे होते थे नंबर के अंदर, फॉरवर्ड स्लैश होती थी कि अगर इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब राइट पे इनवर्स, मतलब बी के राइट पे होगा ए इनवर्स, लेकिन अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा बी के लेफ्ट पे होगा इनवर्स। इसका हरगिज से मतलब नहीं है कि ए को आप बी से डिवाइड कर रहे हो, फर्क है इन नोटेशंस में। जब ए बैकवर्ड स्लैश बी लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि आप ए अपॉन बी निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो बी है ना उसके लेफ्ट पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे अगर नंबर की सेंस में मैं लिखूं, नंबर की सेंस में दोनों सेम ही है, इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं 2/3, इस तरह लिखूं तो इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 इनवर्स, राइट से आपने किया। अगर मैं इस तरह लिखूं तो इसका मतलब भी 2/3 है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि 3 इनवर्स लेफ्ट से आएगा। तो हरगिज इस वाली नोटेशन को ये नहीं समझ लेना कि मैंने 3/2 लिखा है, इसका मतलब अभी भी 2/3 है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा 3 इनवर्स लेफ्ट से। लेकिन नंबर्स के अंदर ये दोनों चीजें बराबर होती थी, हम इन मसलों में पढ़ते नहीं थे, मैट्रिक्स के अंदर फर्क होता है, दैट्स वाई अलग अलग इनके मतलब है। तो बच्चों मैंने ये भी बता दिया कि डिवीजन पॉसिबल है नहीं, मेरे नजदीक डिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है, डिवीजन करने का तरीका अलग है, वो तरीका मैट्रिक्स इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, उसकी नोटेशन भी आप लोगों को बता दिया, बिल्कुल इनवर्स पॉसिबल है, थोड़े डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, सॉरी डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन थोड़े बहुत मसलों के साथ आप डिफरेंट अंदाज में यहाँ पे डिवीजन कर रहे होते हो। और अगेन इन सब में ये चीज पॉसिबल उसी वक्त होगी जब इनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, वरना इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे ना कुछ। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, सिंध बोर्ड में भी लिखी होंगी, पंजाब बोर्ड में भी होंगी, मेरे पास सिंध बोर्ड की बुक है, मैं उसी से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज है वो जो मेन है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद देख लेना, जहां पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिस्कस किया होगा ना वहीं पे उन्होंने बाद में फिर प्रॉपर्टी डिस्कस किए में होंगी। हाँ, सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई बोले कि यार मैट्रिक्स में जैसे आप नंबर्स के अंदर पढ़ते थे, अब नंबर्स के अंदर आपने 4 बातें पढ़ी थी, सबसे पहली क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब मुझे आपने बताना है कि मैट्रिक्स के अंदर ये क्या होंगी, सबसे पहले देख लो एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरी चीज आपने बतानी है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, फिर आपने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स, फिर आपने पढ़ा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये 4 बातें आपको बतानी चाहिए। क्या लगता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी मैट्रिक्स के अंदर? नल सेट, Excellent. सॉरी नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स होगी। देखो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है जैसे नंबर्स के अंदर था, 0 नंबर होता था ना एडिटिव आइडेंटिटी, तो उसको आप मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स बोल दोगे। फिर है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आपने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो आइडेंटिटी किस रिस्पेक्ट से थी? मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से। क्यों? आप कोई भी मैट्रिक्स आपके पास मौजूद हो, आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में आपको ए मिलेगा। करके देख लो, अगर शौक हो तो सिंपल किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, देखना रिजल्ट में यही मैट्रिक्स आ रही होगी, करके देख लेना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की यही डेफिनेशन थी ना कि ऐसी मैट्रिक्स जब आप उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो उस मैट्रिक्स को चेंज ना करे, वो वैसे की वैसी रहे। ये नंबर्स के अंदर भी होता था, 1 को आप आइडेंटिटी बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता था। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या अच्छा वर्ड होगा, मतलब अगर नाम लो में यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स थी वो क्या होती है यहाँ पे? आइडेंटिटी होती है। फिर इनवर्स का कॉन्सेप्ट था, इनवर्स का कॉन्सेप्ट सिंपल क्या होगा? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इनवर्स आप क्या पढ़ते थे? अगर आपके पास एक नंबर 2 था, आप इसको किस में ऐड करोगे कि रिजल्ट में 0 आए, तो आप बोलते थे यार मैं इसको -2 में ऐड करूंगा, तो -2 एडिटिव इनवर्स होता था 2 का। सेम मैट्रिक्स के अंदर भी होगा, अगर आपको कोई बोले कि यार ए को ऐड करो ऐसी किस मैट्रिक्स में कि रिजल्ट में आपको, अब 0 नहीं बोल देना इसको भाई, बहुत दफा कॉन्सेप्ट दिए, मैट्रिक्स के रिजल्ट में 0 नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स ही मिलेगी जिसको नल मैट्रिक्स आप कहते हो। तो बेहतर तरीका क्या? ओ पढ़ते हैं हम इसको, 0 नहीं कहते ना, ठीक है। तो ए के अंदर मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूंगा नल मिले? -a। जब मैं ए मैट्रिक्स के अंदर -a को ऐड करूंगा रिजल्ट में मुझे नल मिलेगी। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2, इसके अंदर मैं किसको ऐड करूं कि रिजल्ट में मुझे नल मैट्रिक्स मिले? भाई इसके अंदर मैं ऐड करूंगा -1 -2 को। मैं थोड़ी डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग यूज टू हो, हमेशा हमने 3/3 2/2 देखी हुई होती है, तो इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर भी 1/2 होगा, और जब दो 1/2 को ऐड करोगे रिजल्ट में 1/2 ही आना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होगा।
तो हम बोलेंगे कि यार इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है, ये वाली मैट्रिक्स। तो जस्ट जैसे रियल नंबर्स के अंदर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते थे ना, यहां पे वही काम करना, आपने माइनस से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से जैसे रियल नंबर्स के अंदर होता था ना कि आपने अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, 1/2। तो मैट्रिक्स के अंदर भी यही होगा, आप क्या बोलोगे, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सॉरी, अच्छा रिजल्ट में क्या आता था आपके पास, रिजल्ट में बनाया करता था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो यहां पे वही काम होगा कि जब एक मैट्रिक्स ए है, आप उसको अब इस तरह नहीं लिख सकते कि रिजल्ट में आई आ जाएगा, ये काम नहीं आप कर सकते। ये मैं एग्जैक्ट आप लोगों को चीज बता रहा हूं ताकि मैच करने के लिए, कि रियल नंबर में 1 हुआ करता था, मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, आई होता है। तो ये इक्वेशन आप इस तरह लिख नहीं सकते इसको, अगेन मैंने वही मतलब बताया, आई अपॉन ए का मतलब डिफरेंट बनेगा। यहां वाले केस में तो आई अपॉन ए के दोनों मतलब सेम ही होंगे, लेकिन जनरलाइज अगर आप बात करोगे तो आपको पता है कि मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती, यहां पे मतलब सेम ही बनेगा, क्योंकि अगर आप आई के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स के साथ आई को मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होती है। लेकिन ये बात जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना, हर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स की ये तो नहीं होती, कम्यूटेटिव नहीं होती, ऑर्डर बहुत मैटर कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई हम अच्छी नोटेशन क्या होती है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाया जाएगा, किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का। और इक्वेशन वही होगी कि आप जब किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी क्या होती थी यहाँ पे, सिंपल यूलर मैट्रिक्स। तो देखो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 0 होता था तो यहाँ पे आपने नल मैट्रिक्स कर दिया, यहाँ पे 1 होता था तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया। फर्क है छोटा छोटा, लेकिन तकरीबन आपको सेम सिमिलैरिटी नजर आएंगी इनके। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनवर्स। सिंपल आप यहाँ पे जब ये अभी मैं टॉपिक बताऊंगा तो हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हम पूरा नहीं बोलते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये नहीं हम बोल रहे होते, हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालो। तो वो जिस इनवर्स की बात कर रहे होते हैं वो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स तो बड़ा इजी होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो ये चीजें तो आपको प्रॉपर्टीज में पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स की प्रॉपर्टीज। अब उसके अलावा कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को इस ऑर्डर में ऐड करो या इस ऑर्डर में ऐड करो, बात एक ही होती है। फिर इसकी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव के लिए 3 आपको मैट्रिक्स चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने बी और सी को ऐड किया या पहले आपने ए और बी को ऐड किया, एक ही बात होती है, इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलोगे। ये वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है कि जब आप ए को नल मैट्रिक्स में ऐड करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, उसके बाद इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए को किसी ऐसी मैट्रिक्स में ऐड करो कि रिजल्ट में आपको नल मिल जाए। ये एमसीक्यूज ही बन सकता है कि यार ए को मैंने बी में ऐड किया, रिजल्ट में मुझे नल मैट्रिक्स मिल गई, इसका मतलब बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो या तो इस तरह भी दिया जा सकता है माइनस ए, लेकिन ये तो बहुत ऑब्वियस सा हो जाएगा ना, आपको पता है जब ए को माइनस ए करोगे तो 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर इस फॉर्म में देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बी यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि जब आप ए के अंदर बी को ऐड कर रहे हो रिजल्ट में नल आ रहा है, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब बी मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव होगी ए का, तभी आपके पास रिजल्ट में 0 मिलता है, सॉरी नल मैट्रिक्स मिलती है। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी आपने देख ली, और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 5 क्यों लिखी हुई है उन्होंने, ए बी। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी उन्होंने बताई हुई है कि जब आप किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हो ना, उनका जो भी ऑर्डर है, पहली बात दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो रिजल्ट में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो भी उसी ऑर्डर की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 को ऐड किया और रिजल्ट में आपको 3/3 की मिलेगी, ये उन्होंने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की। अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्कस की हुई है स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की क्या है, सबसे पहले कि जब आप कोई एक मैट्रिक्स ए है उसको आपने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर के से, तो रिजल्ट में ऑर्डर सेम ही रहेगा, वही जो इधर आपने पढ़ी है एडिशन के अंदर, कि आप जब किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे उस मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको ना ही लिखो तो बेहतर है, बहुत बच्चों वाली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि अगर आप कोई 2 नंबर है K1 K2, अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप K1 K2 को पहले मल्टीप्लाई करो आपस में और फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर है कि पहले आप K2 को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए से, जो रिजल्ट आए उसके बाद उससे K1 मल्टीप्लाई करो, ये बराबर है कि पहले आप K2 को इधर रहने दो, K1 को पहले मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 कांस्टेंट आपने किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने हैं
तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, और फिर उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, 6a बन जाएगा। ये इस तरह करो, या पहले फॉर एग्जाम्पल आपने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ए से, 3 को पूरी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो आ रही है ना मैट्रिक्स, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक ही बात है। या पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए से, बाद में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक ही बात है। अच्छा जी, ये आई गेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप इसको बोलोगे। और जो तीसरी गिवन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल k1 प्लस k2 आप मल्टीप्लाई करोगे, दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और आपने उनको मल्टीप्लाई करना है a से। ये बराबर है कि k1 को आप पहले a से मल्टीप्लाई करो, फिर आप k2 को मल्टीप्लाई करो a से, और फिर इनको आपस में ऐड कर दो, एक ही बात है। पहले दो नंबर को ऐड करो फिर उसको a से मल्टीप्लाई करो, या पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो a से और फिर ऐड करो, एक ही बात होगी। यही चीज आप इसके अंदर भी लगा सकते हो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स लिखी हुई है इस तरीके से। इनको ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आपने वहां पे भी पढ़ी थी, पहले भी आप रियल नंबर्स और इनमें सेट में पढ़ते हुए आ रहे हो। इनको क्या बोलते हो आप, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। हमेशा जैसे आपने रियल नंबर्स के अंदर भी देखा था, बचपन से आप लोग करते हुए आ रहे हो, अगर ये चीज लिखी हुई है तो आप क्या करते आ रहे थे, 2 को x से मल्टीप्लाई करते थे, 2 को y से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सेम वही काम कर रहे हो, बाहर मल्टीप्लीकेशन है अंदर एडिशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट के लिखे हुए वो दोनों नंबर्स थे, कांस्टेंट थे, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स लिखी हुई है। प्रॉपर्टी अभी भी वैलिड है कि अगर आप पहले ए और बी को आपस में ऐड करो और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको k1 से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर होगा कि पहले k1 को a से कर दो, k1 को b से कर दो और फिर इनको आपस में ऐड कर दो, ये बराबर होगा। तो यहाँ पे जो अंदर दोनों मैट्रिक्स लिखी, यहाँ पे दोनों अंदर मैट्रिक्स हैं और यहाँ पे दोनों अंदर स्केलर थे, लेकिन प्रॉपर्टी वैलिड है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है कि 1 को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में a आएगा। इसको आप ये कह लो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आपने अभी पढ़ी थी ना, एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है ना, जिसमें आइडेंटिटी क्या है ये वाली, कि जब आप आई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी मैट्रिक्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जो आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देख रहे हो ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। देखो ऑपरेटर चेंज रहते हैं, जैसे सेम ये आइडेंटिटी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सेम आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह 1 जो है वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या 1 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने खैर माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक ही बात है, माइनस को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा। इसी तरीके से ये वाली है कि जब भी आप किसी जीरो को मल्टीप्लाई करोगे ए से, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा फर्क है लेकिन पता होना चाहिए। ये मैं जीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी मैट्रिक्स से, रिजल्ट में मुझे जीरो नहीं मिल रहा, रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखना बच्चे, जीरो और नल को ना कहते हैं यार एक जैसा यूज कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, जमीन आसमान का फर्क है। स्केलर नंबर है जीरो, जब आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में जीरो नहीं आएगा, रिजल्ट में नल मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसको आप नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए आप। अच्छा जी, हाँ तकरीबन सही है, हो गया। अब देखो बुक वालों ने ये मिस्टेक की हुई है ना, पार्ट नंबर, अब देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, सिंध बोर्ड में तो है, पंजाब बोर्ड का मुझे नहीं पता, कि उन्होंने इसी प्रॉपर्टी को इस तरह लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है कि जब नल मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में नल मिलेगा आपको। अच्छा, इससे किसी को कोई मसला नहीं है, जब आप एक नल मैट्रिक्स, जब एक किसी मैट्रिक्स को नल से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये कि आप ये प्रॉपर्टी किसकी डिस्कस कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करो तो ये नल मैट्रिक्स क्या स्केलर है, तो ये भंड होता है छोटा छोटा। हेडिंग आपने बनाई है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो स्केलर है ही नहीं। तो करेक्ट लिखने का तरीका क्या है कि मैं किसी स्केलर जीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और रिजल्ट में मुझे नल मैट्रिक्स मिल रही, ये आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो कितना छोटा सा फर्क है, जो इतना फर्क पैदा भी नहीं कर रहा लेकिन है फर्क। तभी मैंने कहा था जब कॉन्सेप्ट की दुनिया होती है तो भाई प्रॉपर होती है, फिर मजाक नहीं चल रहा कि पेपर में क्या आ रहा है, पेपर में क्या नहीं आ रहा, पेपर में फिर आपने हर चीज सीखनी है।
पेपर को नहीं देखना। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। अब आप आ जाओ किसकी प्रॉपर्टीज है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टीज जो है ना ज्यादातर एमसीक्यूज में एज इट इज पूछ ली जाती है, ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही होता है, ये बहुत कम फिर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो ज्यादातर वैसे ही पूछ लेते हैं आपसे। याद रखो मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। आप एक अच्छा जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये कम्यूटेटिव है यार, इसमें तो इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या मैट्रिक्स को उस नंबर से करो, बात तो एक ही होती है वहां। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए बी और बी आपस में बराबर नहीं होते, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है ना। ये जनरलाइज बात है, स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है, जैसे ए बी बी ए के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्पेसिफिक केसेस आपको लिख देता हूं कि अगर इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स है, एज्यूम कर लो ए या बी, इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आप ए बी करो या बी ए करो। इसी तरीके से एज्यूम कर लो इनमें से कोई एक आइडेंटिटी है, नॉर्मली आइडेंटिटी को तो आपने आई का नाम दिया हुआ होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी से बेहतर यूनिट मैट्रिक्स में लिख देता हूं, स्पेसिफिक बात करते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स नॉर्मली आई से आप लिखते हो, लेकिन जनरलाइज लैंग्वेज में आप ए बी कुछ भी नाम दे सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को। तो अगर इनमें से कोई एक आइडेंटिटी है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है 1 0 0 1, तो इनमें से एक आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब अब ऑर्डर मैटर नहीं करता। अच्छा ये चीज ध्यान में रखना कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होनी चाहिए, ए बी और बी ए ये दोनों मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होंगी तब की मैं बात कर रहा हूं कि इन स्पेसिफिक केसेस में आपका आंसर सेम होगा। जैसे आप इस वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो इस वाली मैट्रिक्स से, एज्यूम कर लो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो आप ए बी करो यहां पे या बी ए करो, सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर बड़ा मैटर कर रहा होता है ना, कि आपने किस तरीके से करना है, फिर वरना मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होती। तो ज्यादातर ये बात बोली जाती है कि ए बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसके बाद ये पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं कि अगर इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होंगी ना तो फिर फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही होगी। अगर एक मैट्रिक्स सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर दोनों मैट्रिक्स 3/3 की हैं तो ये मैटर नहीं करेगा कि भाई आप किस ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल ही होगी। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ये बात तो कंफर्म है कि ए बी और बी ए पॉसिबल होगा, मल्टीप्लीकेशन जरूर होगी। मैं बता रहा हूं कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो छोड़ो, मल्टीप्लीकेशन ही नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1/2 और एक मैट्रिक्स है 2/3। अब अगर आप इनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो बाद में डिस्कस करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाई। तो तभी मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूं कि एक तो चीज है ना कि देखना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, उससे पहले आपने देखना है क्या ए बी और बी ए पॉसिबल है दोनों, उसके बाद देखा जाएगा वो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो सिंपल केसेस में आप ये समझ लो कि दोनों का ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, तो अब हमें गारंटी से पता है कि आप इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करो या इस तरह मल्टीप्लाई करो, ये तो पॉसिबल है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है कि यार जनरली अगर आप बात करो तो ये आपस में बराबर नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं कि नल मैट्रिक्स हो इनमें से, या कोई यूनिट मैट्रिक्स हो, या कोई एक दूसरे के इनवर्स हो। मैंने इनवर्स के अंदर भी आपको बात बताई थी, अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं लिखवाई तो बाद में लिखवा दूंगा इनवर्स जब पढ़ाऊंगा, या ए इनवर्स को आप मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में आपको हमेशा आइडेंटिटी मिलती है। तो अगर इनमें से कोई एक इनवर्स है ना तो मैटर नहीं करता आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस है, और भी शायद कोई स्पेसिफिक केस हो जिसमें ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव हो सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप बात करो तो ये कभी कम्यूटेटिव नहीं होते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये एमसीक्यूज बन सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये ध्यान में रखना ना। अच्छा जी, सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल, आप बी सी करो उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर होगा कि पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करो और फिर सी से करो। लेकिन अगेन वही बात, ये सब पॉसिबल होनी चाहिए, मतलब ए बी पॉसिबल होना चाहिए, बी सी पॉसिबल होना चाहिए, इसको जब ए से मल्टीप्लाई करोगे वो पॉसिबल होना चाहिए, मतलब सारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होंगी, उसके बाद आप बोलोगे एसोसिएटिव है। तभी एहतियातन इसके आगे उन्होंने ऊपर डिस्कस में नहीं किया हुआ, नॉर्मली हम अच्छा इन्होंने वैसे ही मेंशन कर दी है बात कि इफ द मैट्रिसेस ए बी सी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उन्होंने पहली बात बोल दी है कि अगर ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल होंगे
उसके बाद ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन एडिशन पॉसिबल होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ये फिर सारी प्रॉपर्टीज देखो। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, ठीक है, ये बात बराबर है कि आप ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करो, इसी तरह ए को आप सी से मल्टीप्लाई करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ए को आप लेफ्ट पे लिखो या राइट पे लिखो, वो कह रहे हैं बराबर ही होगा। मतलब आप इस तरह लिखो या आप इस तरह लिख दो। अब यहां पे अगेन वही पॉइंट, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को सेट के अंदर भी क्लियर किया था। इस तरह और इस तरह लिखने में ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर आप इन दो की बात करो, इनमें फर्क होगा। क्यों? कम्यूटेटिव नहीं है। आप ऑब्जर्व करो, यहां पे आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो बी प्लस सी से, यहां पे आप बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से। ऑर्डर दोनों में चेंज किए हैं आपने, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे अगर जनरली बात की जाए। लेकिन यहां पे अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये आपस में इक्वल है नहीं, यहां पे हम ये बता रहे हैं कि लेफ्ट और राइट इनकी बराबर है, हम ये चीज शो कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस इधर इक्वल होंगे लेफ्ट और राइट में, इसी तरह ये लेफ्ट और राइट में इक्वल होंगे। लेकिन अगर आप आपस की बात करो तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, और ना ही हम उसकी बात कर रहे हैं, हम लेफ्ट राइट साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को सेट के अंदर भी चीज क्लियर की थी। सेम उसी मैंने बताया था, एक ही दफा ये प्रॉपर्टी सीख लो, बार बार ये प्रॉपर्टीज आती है। इसी तरीके से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ए को आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए आई करो या आई ए करो, रिजल्ट में आपको वही मैट्रिक्स मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने बात बताई थी। इसी तरीके से एक स्केलर की, मतलब स्केलर को अगर आप मल्टीप्लाई करो, के को आप मल्टीप्लाई करो ए बी से, ये बराबर है कि पहले आप के को बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखा हुआ है ना, यानी पहले एक ही बात है, ये चीज बाद में लिखी हुई है। मतलब तीनों पॉसिबिलिटी है, के को आप पहले ए बी आप मल्टीप्लाई करो, उसको के से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर है कि पहले आप के को बी से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आए, इसको इस तरह लिख देता हूं, के को आपने मल्टीप्लाई किया बी से, जो रिजल्ट आए उसको आप ए से मल्टीप्लाई करो, या के को आप मल्टीप्लाई कर दो ए से और उसके बाद आप बी से मल्टीप्लाई करो। ये सब बातें आपस में इक्वल है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपस में स्विच नहीं कर देना, मैं इस तरह ही लिख सकता, ये फिर वही बात हो जाएगी ना, जैसे ये चीज लिखी हुई है ना, मैं उल्टा नहीं कर सकता, बी मल्टीप्लाई के, वही बात हो जाएगी, फिर कम्यूटेटिव तो नहीं है ना। लेकिन आप इस ऑर्डर में प्रॉपर जा रहे हो, आप ए और बी का ऑर्डर नहीं छेड़ रहे, पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, आप बस नंबर्स को आपस में दरमियान में डाल रहे हो कि पहले आपने के को बी से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर आपने के को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर सेम ही है कि पहले ए है उसके बाद बी आ रही है। ये सारी प्रॉपर्टीज है, मेरे ख्याल में खत्म हो गई है सारी। आखिरी इनवर्स प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि अगर आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करोगे उसके इनवर्स से, मैटर नहीं करता कि आपने किस ऑर्डर में कर रहे हो, रिजल्ट में आपको हमेशा आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और अगेन वही मैंने बात बताई थी कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक केस है, जनरली ये स्टेटमेंट आप ठीक नहीं कह सकते।